नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाधान कब तक, और आज एक विशेष खबर के साथ फिर आप लोगों के बीच आए हैं। और जब विशेष खबर हम कहते हैं तो विषय जो है वो बेहद ही गंभीर हो जाता है। कमाल तो भारत में हो गया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी, जिस पर तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, और 2 जुलाई को उसी भ्रष्ट पार्टी को अपने पाले में शामिल कर लिया। अजीत पवार अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। शरद पवार की ये पार्टी को तोड़कर अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने हैं। तमाम मीडिया के जरिए आप इन रिपोर्टों को देख रहे होंगे, लेकिन एक रिपोर्ट इसमें बेहद ही खास है। जब पूरे भारत में महागठबंधन को लेकर के पटना में लोगों की बैठक हुई, महागठबंधन के जितने नेता थे नीतीश कुमार की अगुवाई में सभी पटना पहुंचे थे। तमाम विपक्ष के दिग्गज नेता एक साथ आए। फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आता है। वो भाषण के जरिए एक बात की गारंटी देते हैं, और वो बात की गारंटी होती है कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं सभी का वो लिस्ट सुनाते हैं, जिसमें एनसीपी भी रहती है, और एनसीपी पर भी वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाते हैं। और वो साफ तौर पर कहते हैं कि मेरी एक गारंटी है कि हम इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये मेरी गारंटी है, यानी मोदी की गारंटी है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या अब एनसीपी पर कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि अजीत पवार के साथ जो भी विधायक अब शामिल हो गए हैं सरकार में, महाराष्ट्र सरकार में, वो उन पर बेहद ही गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी पहले से ही कार्रवाई कर रही है। कई तरह के गंभीर आरोपों के साथ कई विधायक अब मंत्री बना दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा बात यह है कि अब जब 2024 में आम चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, तो क्या इस बार मुद्दे कुछ अलग होंगे? क्योंकि हम आखिर किस नेता पर भरोसा करें, किस नेता पर विश्वास करें जो नेता कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यूं तो भाषणों के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले जाते हैं, लेकिन समीकरण एक लिक्विड की तरह हो जाती है। यानी लिक्विड की तरह बैठ जाने वाले समीकरण में लोग कैसे भरोसा कर पाएंगे, ये अपने आप में सवाल है। सवाल अब अगर हम आज कह रहे हैं तो हालांकि ये सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप विपक्ष कह रही है कि एनसीपी को क्यों शामिल किया गया, एनसीपी पर तो भ्रष्टाचार के आरोप थे। अब भाजपा में चले गए हैं तो सब कुछ स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि भाजपा में आप गए तो ईडी और सीबीआई का डर आपके ऊपर नहीं होगा। तो क्या ईडी और सीबीआई के डर से लोग अब भाजपा में जाने लगे हैं? क्या अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या अब भाजपा के ईडी और सीबीआई के डर से लोग वहां शामिल होने लगे हैं? क्या ये डर का माहौल बनाया जा रहा है? ये डर के माहौल के बीच में ये खबर अगर हम आपको दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम इस खबर को झारखंड से जरूर जोड़कर देखेंगे। झारखंड से इसलिए जोड़कर देखना चाहते हैं क्योंकि इन दिनों टाइगर जयराम महतो भी एक पार्टी को लेकर चल रहे हैं, यानी एक समिति को लेकर चल रहे हैं, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। अब इस पर भी एक सवाल सामने निकल कर आया है कि क्या झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति महागठबंधन में शामिल हो जाएगी? ये अभी नहीं कहा जा सकता है। कोई औपचारिक रूप से किसी भी जेबीकेएसएस के द्वारा कोई भी इस तरह की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि अभी ये संगठन नया है और 1.5 साल से आंदोलन के बाद ये उपजी हुई एक ऐसी समिति है जो बाद में नामांकन, हालांकि ये चेंज होगा लेकिन लोग वही रहेंगे, लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन इस लड़ाई के बीच में भारत में चल क्या रहा है? चूंकि 24 में चुनाव है तो जो विपक्ष में लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से समीकरण कर रहे हैं। तो क्या झारखंड में भी नेताओं को अपने अपने हिसाब से समीकरण करने चाहिए? क्या अब जाकर के जो आंदोलन से निकलकर उभरी हुई जो समितियां हैं, जैसे कि जेबीकेएसएस की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इन्हें भी अपने अपने जो विचारधाराएं हैं या फिर अन्य जो लोग हैं उनके साथ गठबंधन करने चाहिए? ये सवाल जरूर है, क्योंकि जब आम चुनाव होंगे तो गठबंधन भी देखा जाएगा। गठबंधन किया जा रहा है भाजपा के द्वारा भी, लेकिन वो नहीं कहेंगे कि हम गठबंधन करने जा रहे हैं। उन्होंने गठबंधन किया है अजीत पवार से, जो पहले से ही जिन पर एक गंभीर आरोप हैं, जो खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। अब ये बात अलग है कि अब झारखंड की रणनीति क्या होगी, क्योंकि झारखंड में जो अभी सत्ता में काबिज लोग हैं वो भी अपने हिसाब से गठबंधन के बयार में बह रहे हैं। भाजपा क्या करेगी या अन्य पार्टियां झारखंड में क्या करेगी, ये सवाल है। और इन सवालों में सभी के समीकरण को क्या जेबीकेएसएस धूमिल कर देगी, ये अपने आप में सवाल है। और इस सवाल के साथ हम ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए भी बना रहे हैं ताकि आप कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो आने वाले दिनों में नाम अलग होगी, पहचान जो है लोगों एक तरीके से वो हो सकता है कि अलग होगी, लेकिन विचारधारा वही होगी, लोग वही होंगे। तो क्या जेबीकेएसएस को भी महागठबंधन के साथ जाना पड़ेगा? क्या ऐसा ही समीकरण बनने को दिख रहा है, या फिर वो हो सकता है कि वो भाजपा के साथ गठबंधन कर ले, या
ये दोनों जो गठबंधन के जो रूप बनाए गए हैं, इस गठबंधन के इतर जेबीकेएसएस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सवाल कई हैं, लेकिन कई युवाओं के फीडबैक जो हैं वो यही हैं कि जेबीकेएसएस अपने दम पर अगर आंदोलन के जरिए यहाँ तक खड़ी हुई है तो उन्हें खुद चुनाव लड़ना चाहिए। अब भविष्य में देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन ये रिपोर्ट दिखाने का हमारा मकसद यही था कि जितने भी नेता हैं, जब वो एक बेहद ही पॉलिटिकल लीडर के रूप में अपनी छवि बनाते हैं और विश्व के सबसे बड़े पार्टी की बात हम भाजपा की करें और उसके सबसे बड़े चेहरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और अगर किन्हीं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और फिर उन्हें वो अपने पाले में अपने राजनीति लाभ के लिए उन्हें शामिल कर लेते हैं, तो सवाल वहाँ से खड़ा होता है। और यही सवाल के साथ हम आपको छोड़ देना चाहते हैं कि आप कम से कम रहिए वहीं जहाँ से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल भारत में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, राजनीतिक रूप से कई चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं, लेकिन झारखंड में क्या होगा यही सवाल है। झारखंड में जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो की अगुवाई में लोग जुट रहे हैं, कई युवा साथी सामने आ रहे हैं, उभर कर आ रहे हैं, वैसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की स्थिति आम चुनाव में क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से भारत में अभी महाराष्ट्र से ये जो सुगबुगाहट लगी है, ये सुगबुगाहट की आग जो है धीरे धीरे किस तरीके से झारखंड से होते हुए अन्य प्रदेशों में पहुंचेगी, क्योंकि पहले ही अन्य प्रदेश आएंगे, फिर झारखंड आएगी और उसके बाद अन्य जगहों पर ये जो स्रोत है वो निकल कर पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के आप राजनीतिक विशेषज्ञ जो लोग हैं वो जिस तरीके के अंदाजा के साथ राजनीति को देख रहे हैं, उसमें भी कई गंभीर सवाल हैं। इन सवालों के साथ आपको जरूर विचार करना चाहिए कि क्या देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम किन नेताओं पर भरोसा करें और किन मुद्दों के साथ 2024 का चुनाव लड़ें। जेबीकेएसएस साफ कहती है कि राज्य की जो नीतियां हैं अगर बनाई जाती हैं, जो झारखंड के हित के फैसले होते हैं, उसे केंद्र सरकार भी ठीक ढंग से नहीं कर रही है, इसलिए हम केंद्र सरकार के खिलाफ भी चुनाव इस बार लड़ेंगे। चाहे नियोजन नीति का मामला हो, चाहे 60-40 का मामला हो, चाहे स्थानीयता को लेकर के जितने भी गंभीर जो मुद्दे हैं उसको लेकर के केंद्र की नीति रही हो, उसको लेकर के लगातार टाइगर जयराम महतो मुखर होकर के बोल रहे हैं। यानी ये साफ हो गया है कि लोकसभा के चुनाव लड़े जाएंगे, सेमीफाइनल खेला जाएगा। लेकिन इस सेमीफाइनल के मैच में किस तरीके के जो रूप हैं उसको बनाए जाएंगे, ये अपने आप में सवाल है। अगर आप जेबीकेएसएस को पसंद करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या जेबीकेएसएस को गठबंधन में शामिल होना चाहिए या इनका रूपरेखा कुछ अलग तरीके से तैयार किया जाना चाहिए, या किस तरीके के फैसले 2024 के चुनाव को लेकर किए जा सकते हैं। ये अलग बात है कि इसको लेकर के मैनेजमेंट की तैयारी बहुत ही तंदुरुस्त करना होगा, आर्थिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा, जो एक क्राउड फंडिंग का ही जरिया इस पार्टी के पास बचता है। हम बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कहेंगे कि बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि जेबीकेएसएस के नाम में बदलाव होंगे, क्योंकि टाइगर जयराम महतो जो इसके प्रमुख हैं, यानी सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो नाम है उसमें बदलाव कर दिए जाएंगे, चूंकि ये नाम बहुत लंबा हो जाता है, शॉर्ट नाम रखा जाएगा। लेकिन इस नाम के अलावे जब चुनाव लड़े जाएंगे तो क्या समीकरण होगा, ये अपने आप में दिलचस्प बात है। क्राउड फंडिंग के जरिए ये बात है कि जरूर आर्थिक रूप से समिति को, पार्टी को मजबूती मिल सकती है, लोगों का सहयोग मिल सकता है, लेकिन समीकरण किस तरीके से होगा ये सवाल है। इन सवालों के जरिए हम एक पत्रकार के नाते ये सवाल आप लोगों के बीच रख रहे हैं। आप हमें जरूर बताइए कि जेबीकेएसएस को क्या समीकरण के रूपरेखा में जाना चाहिए या अपना जो तरीका है उसे लाना चाहिए। आप बेहद ही समझदार हैं, हम इस बात को समझते हैं। आपके कमेंट को हम गंभीरता से लेंगे और उस कमेंट के जरिए भी हमारा प्रयास होगा कि इन सवालों को हम अपने वीडियो के जरिए आप लोगों के बीच रखें। आप समाधान कब तक देख रहे थे, और लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, ताकि ये चैनल आप लोगों के लिए क्रांतिकारी के तौर पर आप लोगों की बातों को बहुत ही मजबूती के साथ आप लोगों के साथ रख सके, जो बेहद ही जरूरी है। हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगली खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ का धाम देवघर है, जहां हर साल तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ श्रद्धालु सैलानी पहुंचते हैं। यहां महीने भर चलने वाला श्रावणी मेला इस बार 4 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। बैजनाथ धाम के बाद बासुकीनाथ धाम के बीच घोरमारा में लाखों श्रद्धालु प्रसाद के तौर पर पेड़ा खरीदते हैं। घोरमारा के सबसे प्रतिष्ठित, विश्वसनीय और उच्च श्रेणी के पेड़ा के लिए सुखाड़ी मंडल गार्डन पधारें, जहां आपको पेड़ा, इलायची दाना, साथ ही अन्य प्रसाद की सामग्री उचित दाम पर मिलती है। साथ ही यहां ठहरने एवं खाने का उत्तम प्रबंध किया गया है। सुखाड़ी मंडल की 100 साल पुरानी दुकान है। यहाँ का बढ़िया पेड़ा 10 से 12 दिनों तक बगैर रेफ्रिजरेशन के भी सुरक्षित और खाने के लायक रहता है। तो इस बार श्रावणी मेले में एक बार सेवा का मौका जरूर दें।
हमारा पता है सुखाड़ी मंडल पेड़ा, भंडार घोरमारा, स्थान सुखाड़ी मंडल, गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट,